तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने जो अपना जितना भी ब्लॉगर साइट्स है उसको मैंने कैसे बनाया है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, जो क्रोम है ना उसको खोल लेता हूँ और मैं आपको एक-एक करके सारी चीज़ें एकदम स्टार्टिंग से बिगिनर्स जैसे कोई एकदम नया जो आता है उसको कैसे एक ब्लॉगर साइट पे अपना साइट बना के उसको एडसेंस के लिए तैयार करना है और उसको बाद में मोनेटाइज करना है और फिर से पैसे अर्न करना है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास ऑलमोस्ट 4 साइट्स है जिस पे ऐड चल रहा है। तो मैंने अभी सारे के सारे जो भी मेरा ब्लॉगर के साइट है मैंने सबको यहाँ पे ओपन कर रखा है। एक-एक करके आपको दिखा देता हूँ जो चारों साइट्स हैं। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो ये इसमें से एक जो सबसे पहला जो साइट है मेरा ऑनटेक है, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ज़्यादातर मैंने सेम तरह का ही थीम यूज़ किया है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और दूसरा वाला जो मैंने रिसेंट में ही बनाया था वो टूली वेबसाइट यानी कि ये वाला वेबसाइट है जिसको मैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये है मेरा तीसरा साइट आत्मजीवनी, जिसपे इस पे भी एडसेंस का जो एड है ना वो रन होता है। जैसे ये देख सकते हैं ये वाला एड रन हो रहा है। तो हालाँकि ये बहुत ही कम ट्रैफिक वाला मेरा जो 4 साइट है ना उसमें से सबसे कम ट्रैफिक इसी साइट पे आता है। और जो चौथा मेरा जो सबसे पहला वाला एकदम साइट था वो है द बायोटिक वर्ल्ड। ये कुछ इस तरह से दिखता है और इस पे भी जो है एडसेंस का एड चल रहा है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इस पे भी एडसेंस मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे भी एड्स आ रहे हैं पावर्ड बाय गूगल। पता नहीं रिसेंटली इस साइट के साथ क्या हुआ, इसका जो सारा का सारा जो ट्रैफिक था ना वो ऑटोमेटिकली कम हो गया है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। सो इस यानी कि जो भी मेरे साइट्स हैं या ऑनटेक हो, चाहे वो टूली वेबसाइट हो या फिर आत्मजीवनी हो या फिर द बायोटिक वर्ल्ड हो, सब पे ही मैंने एडसेंस का अप्रूवल ले लिया है। तो इन सारी चीज़ों को बनाते समय मैंने क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखा था या फिर क्या-क्या चीज़ें मुझे करना पड़ा था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एक अच्छा ब्लॉगर साइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है ना स्टार्टिंग में एक अच्छा डोमेन लेना होगा, यानी कि एक अच्छा सा नाम सिलेक्ट करना होगा आप अपने वेबसाइट के लिए। उसके लिए मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ब्लॉगर पे चला जाता हूँ। तो ब्लॉगर डैशबोर्ड के लिए मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो जिनका भी ब्लॉगर अकाउंट नहीं है वो सबसे पहले स्टार्ट में क्या करेंगे कि एक अलग से एक ईमेल आईडी बनाएँगे जिसको वो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल ना करें। क्योंकि उसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारा डाटा स्टोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, अपना खुद का एक पर्सनल ईमेल आईडी बनाना होगा, जिस वाले नाम से बनाना चाहते हैं ब्लॉगर साइट, उसी उसी साइट का क्या है कि आप एक ईमेल आईडी बना लें। तो इस मतलब कि ब्लॉगर साइट पे नाम बनाने से पहले ही आप स्टार्टिंग का नाम जो है ना पहले से सोच के रखें, ताकि उसी के नाम पे आपको ईमेल आईडी भी मिल जाए और सेम नाम आपको ब्लॉगर के लिए भी मतलब मिल जाए। ऐसा नाम, यूनिक नाम आपको पहले ही सोच रखना है। अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल बेकार पड़ा हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सिंपली उस वाले अकाउंट से ब्लॉगर पे साइन अप कर लेना है और आपको 15 जीबी का स्टोरेज जो मिलता है ना जनरली, वही स्टोरेज आप यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो आपको सिंपली अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आपके पास कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। ये ऑलरेडी अकाउंट बहुत सारा इसमें क्रिएट किया हुआ है और बहुत सारा ब्लॉगर का डोमेन फ्री वाला लिया हुआ है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद जब आप साइन अप कर लेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे, हालाँकि कोई भी साइट होगा नहीं उस समय, तो आपको यहाँ से सिंपली क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल नहीं, आपका डायरेक्टली न्यू ब्लॉग का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसपे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको टाइटल आप फिलहाल कुछ भी डाल सकते हैं, बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि टाइटल आप कुछ भी डाल देंगे, उस नाम का अगर डोमेन अवेलेबल नहीं होगा तो टाइटल आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ये मेन चीज़ है। ये अगर एड्रेस आपको, जो आपका ब्लॉगर का जो यूआरएल होगा वो अगर आपको अवेलेबल मिल जाता है, तो उस हिसाब से ही आप अपना वेबसाइट का सारा चीज़ें आप डिसाइड करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत छोटा-सा एक यूनिक सा वन वर्ड वाला जनरली क्या करना है कि आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना है या फिर नाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप मेरा जो वेबसाइट है उसका देख सकते हैं ऑनटेक, ये बहुत ही एक सिंगल वर्ड है और मतलब एक ही बार में प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर एक टूली वेबसाइट है, उसपे भी मैं, टूली जो है एक सिंगल वर्ड है। आत्मजीवनी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और जो द बायोटिक वर्ल्ड है वो तो 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो तीनों में ही यूनिकनेस तो है बट द बायोटिक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। तो इस तरह का नाम मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। जनरली आप
आप क्या है कि वन वर्ड वाला जो है ना, उस तरह का नाम ही आपको अपने ब्लॉगर के लिए सिलेक्ट करना है। और सिर्फ सिलेक्ट करने से भी नहीं होगा, उसका स्पेलिंग भी यूनिक होना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छा सा डोमेन मिल सके फ्री वाला। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई एक अच्छा सा नाम सिलेक्ट किया, और फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ। जैसे आप टेक से रिलेटेड कुछ बनाने वाले हैं, या फिर रिव्यू से रिलेटेड, तो उसका थोड़ा सा स्पेलिंग तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले से ही इस तरह के डोमेन्स ले रखे हैं। जैसे कि मैंने अभी रिव्यू लिखा तो वो दिखा रहा है कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो अगर आप नॉर्मल स्पेलिंग लिखेंगे तो नहीं होगा, बट ट्राई करना है कि नाम छोटा ही हो ताकि एक बार में प्रोनाउंस कर सके। और क्योंकि पहले से ये सब डोमेन के साथ ब्लॉगस्पॉट जो है सब सब डोमेन है, तो नाम बहुत बड़ा हो जाता है, यूआरएल। तो आपको अपना जो खुद का नाम जो है वो छोटा रखना है ताकि ओवरऑल यूआरएल भी छोटा हो जाए। तो अगर मैं इसको रिव्यू का स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर दूं, या फिर मल्टीपल टाइम्स ट्राई करके देखो कि किस स्पेलिंग पे आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड डोमेन आपको मिल जा रहा है, तो ये वाला स्पेलिंग भी काम नहीं कर रहा है। सो इस तरह से आपको ट्राई कर लेना है आपका जो भी टॉपिक होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी एक डोमेन लूंगा तो वो आपके लिए काम नहीं करने वाला, क्योंकि आपका टॉपिक अलग होगा, आपका डोमेन अलग होगा। तो उस हिसाब से आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी एड्रेस यहाँ पे आपको अवेलेबल लगे और आपके टॉपिक के साथ मैच कर रहा है, उसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी नहीं होगा, बस ये वाला पेज खत्म हो जाएगा। और आप उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाना है। जैसे आपने डोमेन ले लिया उसके बाद आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। एक बार डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑलरेडी नाम पता चल चुका है, जो आपने डोमेन लिया उसी नाम को आपको यहाँ पे भी जो टाइटल है ना, उसमें बेसिक के अंदर जो टाइटल है उसके अंदर आपको अपने वेबसाइट का नाम डाल देना है। और डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है कि जो चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी पे जाना है। और चैट जीपीटी पे जाके आप अपने वेबसाइट पे क्या क्या चीजें करने वाले हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को डालना है। और चैट जीपीटी को कहना है कि आपके लिए 200 या 250 वर्ड्स का या फिर विद इन 500 वर्ड्स का एक डिस्क्रिप्शन, सर्च डिस्क्रिप्शन लिख के दे। तो जैसे कि आप टेक से रिलेटेड साइट बना रहे हैं, तो आपको लाइक अगर आपका साइट का नाम भी उसमें ऐड कर देना है। तो जैसे मैं टेक से रिलेटेड कुछ बना रहा हूँ, तो टेक रिलेटेड मैं लिख देता हूँ, राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ राइट ए डिस्क्रिप्शन फॉर टेक वेबसाइट। तो इस तरह से लिखना है, और जो जो चीजें पार्टिकुलर स्पेशली आप इंक्लूड करना चाहते हो वो सारी चीजों को ऑलरेडी इसमें मेंशन कर देना है। और अगर वर्ड लिमिट डालना है तो वर्ड लिमिट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और जैसे आप एक कमांड को रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस तरह का डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। यहाँ से बस उसको कॉपी करना है, इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, क्योंकि 200 या 250 तक रहने से काफी अच्छा होगा। तो आप उस वाले उतना वाला ही साइज का यहाँ पे लिखा है 500 तक, तो 500 तक आप कर सकते हैं। लेकिन ये 500 भी कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है सिर्फ। अभी नेक्स्ट स्टेप में और भी नीचे है जो हमें मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो सिर्फ हमें 150 वर्ड्स ही मिलता है। तो आप ट्राई करेंगे 200 के अंदर ही हो जाए, ताकि सेम चीज हम कॉपी करके मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल सकें और वहां से कुछ कुछ चीजें बस हटा दें तो 150 हो जाएगा, अगर आप 200 के आसपास वर्ड्स जनरेट करवाते हैं चैट जीपीटी से। तो सेम चीज आपको वहां से चैट जीपीटी से आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सर्च वाला, और उसी को यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट है ब्लॉग लैंग्वेज। ब्लॉग लैंग्वेज पे क्या करना है कि अगर आपका जो ब्लॉग का लैंग्वेज है अगर वो अलग होने वाला है अदर देन इंग्लिश, तो आपको यहाँ से ही सेलेक्ट कर देना है पहले से ही। और जनरली अगर इंग्लिश पे है तो बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश पे ही रहता है। फिर अगर आप नेक्स्ट है एडल्ट कंटेंट, अगर एडल्ट कंटेंट अगर है तो उसको एनेबल करना होगा, बट इसको एनेबल करने से आप मोनेटाइज नहीं कर सकते अपने कंटेंट को। मतलब आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या फिर थर्ड पार्टी एड नेटवर्क को सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए, एडसेंस से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। तो ये सब मैं बाद में बताऊंगा ये कि कैसे करते हैं। तो शायद मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता भी रखा है, तो वहां पे आप सर्च कर सकते हैं।
तो ये पूरा का पूरा एक गूगल एनालिटिक्स मैनेजमेंट आईटी वाला जो सेक्शन है उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है कि कैसे आप ये जो आईडी है वो जनरेट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। तो वो सारी चीजें हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फेविकॉन। फेविकॉन जो है ना, आप देख सकते हैं जो मेरा जो एड्रेस बार दिख रहा है या फिर जो टैब है उसमें आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा छोटा छोटा, वो आइकॉन को ही हम फेविकॉन कहते हैं। उसको क्या करना है, आपको सिंपली फेविकॉन पे क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा, चूज ए फाइल। तो आपको कोई एक स्क्वायर शेप का अपना जो साइट का लोगो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, और उसका साइज विद इन 100 KB होना चाहिए। ट्राई करेंगे कि वो कोई ज्यादा डिटेल्ड वाला लोगो ना हो, नहीं क्योंकि फेविकॉन में उतना अच्छा से डिटेल्स दिखता नहीं है। कोई एक बड़ा लेटर हो, जैसे कि देख सकते हैं कि जो ऑनटेक का है उसमें डिटेल कुछ भी नहीं है, बस वो लाइन से बना हुआ है तो वो अच्छे से दिख रहा है। फिर वो जो टूली का है वो भी उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस वो एक लोगो ही है, आइकॉन बना हुआ है। आत्मजीवनी में भी सेम मैंने कुछ लिख नहीं रखा है। और द बायोटिक का थोड़ा गंदा दिखता है कि उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड है, लाइक बीच में बहुत छोटे छोटे लाइन है तो वो सब नहीं दिख रहा। तो आपको भी क्या करना है, कोई फेविकॉन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका आइकॉन्स, जिसका जो ड्राइंग है ना वो एकदम मोटा मोटा और क्लियर हो। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्राइवेसी। तो इसमें अगर आप सर्च इंजन पे सर्च नहीं, मतलब गूगल पे रैंक ही नहीं करना चाहते या फिर चाहते हैं कि ये डाटा गूगल पे शो ना हो, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। लेकिन कोई अगर ब्लॉगर पे साइट बना रहा है तो कभी भी चाहेगा कि उसका सब तो ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि गूगल पे रैंक ही नहीं करता, तो इसको कौन ही बंद करना चाहेगा। गूगल पे रैंक करना ही है तभी तो पैसा मिलेगा। तो सर्च तभी तो लोगों के पास आपका कंटेंट पहुंच पाएगा। तो इसको सबसे पहले तो एनेबल कर देना है। अगर नहीं आप अपना पर्सनल ब्लॉग रखना चाहते हैं, बस पब्लिक अपने जो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि मतलब कोई पब्लिक आदमी नहीं देख पाएगा जब तक कि आप उसको लिंक नहीं देते। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब बाय डिफॉल्ट पहले से ही लिया रहेगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे HTTPS रीडायरेक्ट का ऑप्शन है, इसको आपको एनेबल कर लेना है। इससे क्या होता है कि आप जब कोई साइट खोलते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ऑनटेक है तो यहाँ पे एक लॉक का सिंबल आ रहा है, ये क्या होता है HTTPS पे ही आता है। अदरवाइज अगर HTTP है, एस नहीं है, तो वो क्या होगा, लॉक नहीं दिखाएगा, यानी कि वो वेबसाइट इनसिक्योर दिखाता है। अगर कोई भी ब्राउजर पे खोलते हैं तो कोई भी विजिटर वहां पे विजिट करने से पहले एक बार सोचेगा, क्योंकि वो इनसिक्योर दिखाएगा उनके ब्राउजर पे। एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये साइट क्या है, इनसिक्योर है। अगर विजिट करना है तो आपको परमिशन, मतलब खुद अपने रिस्क पे विजिट करना है, तो इसलिए आपको इसको HTTPS को ऑन कर देना है। नेक्स्ट, ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर। तो जब आपने जो ईमेल बनाया था या फिर जब साइन अप करते हैं तो आपसे कुछ डिटेल पूछा जाता है, तो वो सब चीजें आपने जो यहाँ पे डाल रखा था वो सब चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट, आपको पोस्ट। पोस्ट मैक्सिमम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6 या 7 होता है, तो आप अपने हिसाब से, अभी तो अपने नया नया बनाया तो आप अपने हिसाब से अपने जैसे कि पोस्ट कितना पोस्ट आपके होम पेज पे दिखना चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको तो बाद में देखा जाएगा क्योंकि आपने अभी तक पोस्ट किया नहीं है। नेक्स्ट आता है इमेज लाइट बॉक्स। इमेज लाइट बॉक्स में अगर कोई इमेज आपके पोस्ट पे है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, मैंने द बार्टी कॉल खोल रखा है तो मैं इसका खोल लेता हूँ। मैं एक पोस्ट खोल लेता हूँ, उसके अंदर में इमेज कैसे बिहेव करता है अगर ये टॉगल ऑफ और ऑन होता है तो अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज एक न्यू विंडो में क्या पॉपअप की तरह खुल रहा है। ठीक है, तो इसको वो ये वाला ही ऑप्शन क्या होता है आपका, ये है इमेज लाइट बॉक्स, यानी कि एक नए फॉर्मेट पे, एक नए, जैसे PIP बोलते हैं ना, पिक्चर इन पिक्चर मोड, वो वाला है। तो ये इस तरह से एक नया ऑप्शन से दिखता है। अगर मैं इसको बंद कर दूं और इसको मैं रिफ्रेश कर लूं और अभी मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो और क्योंकि मैंने PIP मोड यानी कि इमेज लाइट बॉक्स मोड ऑफ कर दिया है, तो ये देखो, ये इमेज इस तरह से खुल रहा है कि जैसे पीछे में बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं। और ये एक्चुअली ये तो मैं चलता माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये इमेज इस तरह से दिख रहा है। अगर आप क्रोम ऑन करेंगे तो ये इमेज ओपन ही नहीं होगा। तो क्योंकि ये इमेज क्या होता है, इम्बेड हो जाएगा वेबसाइट के साथ, यानी कि अनक्लिकेबल होगा वो, उस पर आप क्लिक करके उसको
स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। डाउनलोड हालांकि सेव तो कर सकते हैं, बट जैसे एक नए विंडो में ओपन होता है वो उस तरह से नहीं होगा। नेक्स्ट है लेजी लोड इमेजेस। पहले क्या था, ये ऑप्शन था नहीं, आपको अलग से स्क्रिप्ट यूज करना पड़ता था लेजी लोड के लिए, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अभी आ गया है, तो इसको ऑन करके रखना है। इसका मतलब होता है कि जैसे अगर आप साइट फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, या फिर जैसे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अगर ये पेज लोड ले रहा होता है तो उस समय कौन कौन सा चीजें पहले खुलना है, और इमेज को क्या करते हैं जनरली वो लास्ट में क्या कहते हैं लोड लेता है, ताकि जो यूजर एक्सपीरियंस हो वो ज्यादा अच्छा हो, यूआई जो है ना, क्योंकि टेक्स्ट वगैरह पहले आ जाएंगे फिर इमेज बाद में लोड होगा। अगर कोई यूजर कोई नए पेज को ओपन कर रहा है और उसको बहुत टाइम लग रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, फुल वाइट वाइट पेज आ जा रहा है, तो क्या करेगा, उतना देर वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लेजी लोड इमेजेस को अगर ऑन करके रखते हैं तो क्या होगा, फटाक से टेक्स्ट जितना है, टेक्स्ट वाला पोर्शन वो सारा लोड हो जाएगा, और बाद में जो हैवी चीजें हैं, जो ज्यादा एमबी के हैं, ज्यादा बड़ा साइज का है, वो सब बाद में क्या होगा, लोड होगा। और जिससे क्या होगा कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको चीजें दिखना शुरू हो गया तो वो उस पेज पे रुके रहेंगे और वेट करेंगे कि कुछ और बचा हुआ है जो लोड हो जाए। लेकिन अगर 1-2 मिनट तक वो व्हाइट पेज ही उसको दिखा रहा है तो वो तो क्या होगा, चला जाएगा। तो इसको भी आपको एनेबल करके रखना है। नेक्स्ट है वेब पी इमेज सर्विंग। तो ये भी पहले ऑप्शन था नहीं, अभी क्या है कि वेब पी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट है इमेजेस का, जिसमें जेपीजी और ये सब नहीं अपलोड करना होता है। जनरली एक नया एडवांस वर्जन है फोटोज का, जिसमें साइज कम होता है इमेजेस का, बट वो हाई क्वालिटी पे ही रहता है, यानी कि उनका क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बट साइज कम होने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी लोड होता है और आपका जो ओवरऑल वेबसाइट का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो इसको भी आपको एनेबल रखना है, बाय डिफॉल्ट आपको एनेबल कर देना है। नेक्स्ट है आपका रीडर कमेंट। ये सब आपको ज्यादा छेड़छाड़ करना नहीं है, जैसा है वैसा रहने देना है। यहाँ से डेट फॉर्मेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में इसको क्या करना है, आप अपने वेबसाइट पे जो जो चीजें स्पेशली दिखाने वाले हैं या फिर करने वाले हैं, वो सारे चीजों का एकदम डिटेल्ड, डिटेल्ड मीन्स हर वर्ड, एक एक वर्ड यहाँ पे आपको 150 वर्ड के अंदर आपको लिखना होता है। यहाँ पे लिमिट है, वर्ड लिमिट है 150, यानी कि जो आपका वेबसाइट जो सर्च होने वाला है ना, इसमें जितने कीवर्ड्स डाले रहेंगे उस उन कीवर्ड्स पे ही आपका मतलब आपका जो साइट है वो रैंक करने वाला है या फिर गूगल के सर्च लिस्ट में आने वाला है। तो अगर आप 4-5 टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, उन 4-5 टॉपिक्स का नाम यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि जो जो चीजें आपके वेबसाइट्स करने वाली है इन सब चीजों का मेंशन यहाँ पे होना चाहिए आपके वेबसाइट के नाम के साथ, ताकि आपका अगर कोई वेबसाइट का नाम भी सर्च करे तो भी आपका ये पेज, ये वाला डिस्क्रिप्शन तो पहले से ही है तो वो वाला भी सर्च लिस्ट में आ जाए। नेक्स्ट आता है इरोर। तो ये बाय डिफॉल्ट इरोर वगैरह सेट रहता है, तो ये सबको ज्यादा कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है कस्टम रोबोट्स। तो ये आपको जब एडसेंस मिल जाएगा तभी आपका ये काम होने वाला है, अदरवाइज फिलहाल कोई काम का नहीं है। और ये सब चीजों को ऑफ ही रखना है, बाकी अभी फिलहाल कोई काम का है नहीं। नेक्स्ट है आपका मोनेटाइजेशन। ये भी आपको तभी एनेबल करना है, या फिर कस्टम एड्स डॉट टीएक्सटी फाइल तभी मिलेगा जब आपको एडसेंस मिल जाता है। नेक्स्ट मैनेज ब्लॉग। तो मैनेज ब्लॉग में अगर आप पहले से कहीं पे ब्लॉगिंग कर रहे थे या फिर आपका पहले से कोई वेबसाइट था तो वहां का डाटा आप वहां से इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइट फीड। ये सब तो जैसा है वैसा रहने दो। नेक्स्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ आपका जो प्रोफाइल है ना ब्लॉगर का वो दिखता है। तो इसको बहुत अच्छे से सेटअप करना है, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी आप अपना नाम सर्च करते हैं या फिर साइट का नाम भी सर्च करते हैं तो ये वाला भी पेज डायरेक्टली गूगल पे आ जाता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, विजिटर्स आपके साइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका फुल सेटअप मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे ऑलरेडी बता रखा है। तो इन सारे चीजों का जो लिंक है ना, इन सारे रिलेटेड वीडियोस का, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसका सेटअप एक बार आप कर ले वहां से। इसमें कोई भी नया चीज ऐड नहीं हुआ है, तो आप पहले का ही जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है वो देख सकते हैं। एक बार ये सारा सेटअप हो जाए उसके बाद बारी आती है पोस्ट करने की। तो पोस्ट कैसे करते हैं उन सारी चीजों का भी मैंने यूट्यूब का एक वीडियो मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, तो आप मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
तो पोस्ट भी आपको सिंपली यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और बाकी सारी चीजें मैंने डिटेल पे यूट्यूब पे अपने जो वीडियो चैनल है उस पर बता रखा है, तो वहां से आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है सारी चीजें। नेक्स्ट आता है आपका पेजेस क्रिएट करना, तो आपको नेक्स्ट आता है आपका पेजेस क्रिएट करना। पेजेस पे जाना है और आपको इस तरह से कुछ पेजेस क्रिएट करना है। तो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको पेजेस क्रिएट करना है, कौन कौन से पेजेस क्रिएट करना है, कहाँ से आप फ्री में पेजेस को जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने बता रखा है। तो आपको सिंपली उन वीडियोस को फॉलो करना है और अपने लिए अच्छा सा पेजेस बना लेना है जो जो नेसेसरी होता है एडसेंस अप्रूवल के लिए। एक बार आपने सारे पेजेस बना लिए, उसके बाद आपको करना है पोस्ट। पोस्ट के लिए भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि पोस्ट कैसे लिखते हैं, उसके अंदर का टाइटल टैग ये सब कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें मैंने बना रखा है। उसके ऊपर कैसे कैसे इमेजेस को मॉडिफाई करते हैं, कैसे इमेजेस का साइजिंग करते हैं, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बता रखा है अपने चैनल पे। तो उन सारी चीजों को एक बार फॉलो करना है और जल्दबाजी नहीं करना है एडसेंस अप्रूवल के लिए। आपको सिंपली क्या करना है, ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब आपको लगे कि इस वेबसाइट पे कोई भी चीज बचा नहीं है, सारी चीजें मतलब सेटअप करने के बाद ही आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है थोड़ा दिन, जब तक आप अच्छे से पोस्ट वगैरह न कर लें। और हो सके तो थोड़ा दिन इंतजार करो जब तक कि आपका साइट रैंकिंग करना शुरू ना कर दे। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, कैसे सर्च कंसोल में ऐड करते हैं, तो वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब सारी चीजें होने के बाद ही आपको क्या करना है कि आपको अर्निंग सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जो योर ब्लॉग इज कनेक्टेड टू एडसेंस दिखा रहा है ना, तो उस पे एक दूसरा ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा और भी जो डोमेन लिया हुआ है जैसे ये, तो इस तरह से आपके पास कनेक्ट एडसेंस का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और बहुत सिंपल तरीके से क्या होगा, आपका एडसेंस डायरेक्टली आपका जो ब्लॉगर साइट है वो एडसेंस से कनेक्ट हो जाएगा और विद इन 15 डेज वो लोग रिव्यू करके आपकी साइट्स को बता देंगे कि आपका साइट एडसेंस के लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर सकते हैं, हर बार थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, या फिर जो वो लोग रीजन बता रहे हैं उन सब चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके अपनी चीजों को ठीक कर लेना है। बाकी एडसेंस कैसे मिलता है वो सब के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो सब सारी चीजें आपको देखना है और उसके बाद एडसेंस अप्लाई कर देना है और थोड़ा दिन वेट करना है, या फिर मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई कर सकते हैं एडसेंस मिलने के लिए।